नमस्कार व्यूअर्स का स्वागत है आज के इस लाइव में। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा और एक खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू पूर्णिमा। थैंक यू, शुक्रिया। आप एम्बेसडर रह चुके हैं भारत के कजाकिस्तान, स्वीडन और लातविया में, और विदेश मामलों की पर आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि भारत और जापान के रिश्ते समय के साथ मजबूत हुए हैं। और अगर हम भारत और जापान के रिश्तों की बात करें, जो कि हम हिस्टोरिकली कल्चरली दोनों देश बहुत करीब रहे हैं, और अगर हम बात करें जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा की भारत यात्रा पर, तो उनके एजेंडा में कई बातें रहेंगी, जिसमें कि ग्लोबल इश्यूज भी रहेंगे, रीजनल सिक्योरिटी भी रहेगी। इंडो पैसिफिक क्वाड के फ्रेमवर्क में अगर हम बात करें तो रीजनल सिक्योरिटी, और बायलैटरल रिलेशन की बात करें तो ट्रेड और दोनों देशों के बीच में सिक्योरिटी और डिफेंस एस्पेक्ट्स भी रहेंगे। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब भारत और जापान के रिश्तों की बात करते हैं तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये मैच्योर हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा की भारत यात्रा से हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, दो चीज़ें मैं इसमें पहले कहना चाहूँगा, दो तीन चीज़ें। पहले तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा पूर्णिमा जी, जो जापान के साथ हमारे जो संबंध हैं बहुत ही पुराने हैं, बहुत ही जिसे कहा जाए आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल हैं। 8वीं सदी में हमारे यहाँ से बोधिसेना जब वहाँ पर गए थे और उन्होंने वहाँ जी पर एक बुद्ध मंदिर को इनॉग्रेट किया था, तो तभी से ये आध्यात्मिक हमारे संबंध शुरू हुए। उसके बाद सांस्कृतिक, सिविलाइजेशनल आप कह लीजिएगा, कल्चरल कह लीजिएगा, और उसके साथ जी साथ वैल्यूज़ जो हमारी सिस्टम्स हैं, हम दोनों डेमोक्रेसीज हैं, रूल ऑफ लॉ है, प्लूरलिज्म है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन। परंतु जी अभी के समय में पूर्णिमा, हमारे जो दोनों देशों के बीच में हमारे जो इंटरेस्ट हैं, हमारे जो हित हैं, वो एकदम जी साझा हो गए हैं। तो इसीलिए मैं जी कहूँगा जो पिछले 20-22 साल से हमारे जो संबंध है, उनको एक नया मोमेंटम मिला है, उनको एक नया इम्पल्स मिला है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, जो फुमियो किशिदा की जब वो प्रधानमंत्री बने, 2021 में प्रधानमंत्री बने, और 2022 में मार्च में जब वो यहाँ पर आए 14वें इंडिया जापान समिट के लिए, तो दैट वाज हिज फर्स्ट विजिट आउटसाइड जापान, और वो उन्होंने भारत में उस विजिट को किया। इससे पहले आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कार्यपद संभाला था, पदभार संभाला था, तो उनकी भी जो पहली यात्रा थी आउटसाइड साउथ एशिया, दैट वाज टू जापान। तो दोनों ही देश जो हैं वो बहुत ही इसमें अहमियत देते हैं। तीसरी बात मैं इसमें ये कहूँगा, देखिए, जो ये समझा जाता था, जो वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, उन्होंने क्वाड को 2007 में शुरुआत की, फिर 2017 में हम देखते हैं जो उसका रिवाइवल हुआ। तो जी प्रधानमंत्री किशिदा जब आए तो उन्होंने ये नहीं मालूम था जो वो क्या इसके ऊपर उसको कितनी अहमियत देंगे। परंतु आपको पता है जो पिछले साल मई में जो समिट किया, क्वाड का समिट, वो उन्होंने जी टोक्यो में किया। और आखिरी बात इसमें मैं यही कहूँगा, जो पिछले चाहे 1 साल में, 1.5 साल में, जब से प्रधानमंत्री किशिदा उस पद पर आए हैं, उससे पहले वो विदेश मंत्री थे और विदेश मंत्री की जी हैसियत से वो भारत आ चुके हैं। परंतु जब से वो जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी करीब 5 या 6 बारी मुलाकात हो चुकी है, अच्छी मुलाकात हो चुकी है। और जी इसीलिए उनका इस समय यहाँ पर आना फिर से बायलैटरल समिट के लिए, मैं समझता हूँ ये दर्शाता है जो जापान बहुत ही कीन है, बहुत ही सीरियस है, अपनी जो रिलेशनशिप है, संबंध है भारत, द्विपक्षीय हो, रीजनल हो, ग्लोबल हो, सब तरीके से अपने संबंधों को वो और आगे तेजी देना चाहता है और आगे ले जाना चाहता है। जी एम्बेसडर सज्जनहार, जिस तरह आपने बताया कि प्रधानमंत्री जो जापान के प्रधानमंत्री है फुमियो किशिदा, वो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और साथ ही हम यहाँ ये जिक्र करना चाहेंगे कि जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, उन्होंने फुमियो किशिदा को मेंटोर किया है। तो ये भी कई बार ये जिक्र आता है कि क्या फुमियो किशिदा शिंजो आबे की जो लेगेसी है उसको आगे ले जा पाएंगे दोनों देशों के रिश्तों को और आगे मजबूत करने में?
जी, मैं समझता हूँ जो ये इसमें कोई शंका की बात नहीं है जो वो लेकर जा जी। पाएँगे या जाएँगे या नहीं। मैं समझ रहा हूँ जो पिछले 1.5 साल में जब से वो इस पद पर आए हैं, उनके जो भी एक्शंस रहे हैं, क्वाड का तो मैंने आपको बताया, क्वाड की शुरुआत ही जी। शिंज़ो आबे से हुई थी और फिर उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री थे, जब 2017 में फिलीपींस में इसको फिर से रिवाइवल किया गया एट फॉरेन सेक्रेटरी लेवल, एट ऑफिशियल लेवल। उसके बाद जब एट द मिनिस्ट्रियल लेवल आपको याद होगा 6 अक्टूबर 2020 को जब पहली मुलाकात हुई फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर, पहली मुलाकात सितंबर 2019 में हुई थी न्यूयॉर्क में, परंतु इन पर्सन जो हुई स्पेशल मीटिंग जो हुई वो टोक्यो में हुई थी और वो जापान ने ऑर्गेनाइज की थी। उसके बाद जैसे मैंने बताया जो पिछले साल क्वाड का जो समिट हुआ, दूसरी बात मैं कहूँगा जो सिक्योरिटी और डिफेंस में, क्योंकि आप जानते हैं और आपके जो भी दर्शक है वो सभी जानते हैं, जो पहले जो डिफेंस पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी जापान की रही है वो बहुत ही कंजर्वेटिव रही है। वो बिल्कुल डिफेंसिव पर्पसेस के लिए रही है और कोई भी उन्होंने ऑफेंसिव ऐसी अपने एलिमेंट्स अपनी डिफेंस पॉलिसी में नहीं लगाए हैं। पहली मर्तबा शिंजो आबे ने इसके ऊपर अपनी जो डिफेंस पॉलिसी है उसमें उन्होंने मिलिट्री कैपेबिलिटीज में काफी ज्यादा इजाफा किया और उसी को जी। आगे लेकर जा रहे हैं प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा। और तीसरी बात मैं इसमें ये कहूंगा जो क्योंकि ये इनका बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप बना है भारत और जापान में। देखिए अगर हम इसको जी। देखें जो कैसे चढ़ाव आया है हम दोनों देशों के संबंधों में, तो पहले हमने शुरुआत की 2000 में ग्लोबल पार्टनरशिप में, उसके बाद 2006 में हमने इसको और आगे लेकर गए स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप किया और जी। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा था जापान को, तो तब इसको स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, तो ये बहुत ही स्पेशल है दोनों देशों के लिए। और मैं समझता हूं जो चाहे शिंजो आबे रहे हों या अभी फ्यूमियो किशिदा हों, उन दोनों की नज़र, उन दोनों का अटेंशन इन संबंधों को आगे ले जाने में हर तरीके से, चाहे वो ट्रेड हो, कॉमर्स हो, कनेक्टिविटी हो, इन्वेस्टमेंट हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में आगे ले जाने में दोनों बहुत ही शिंजो आबे भी तत्पर थे और फ्यूमियो किशिदा भी बहुत तत्पर हैं। जी। अ, दोनों देशों के बीच में स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप है 2014 से। और अगर हम जापान की बात करें तो वो G7 की प्रेसिडेंसी कर रहा है और भारत G20 की इस साल। तो ऐसे में कई बातें सामने आती हैं कि दोनों देशों के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, उनको सिर्फ रीजनल और ग्लोबल चैलेंजेस के प्रिज्म से नहीं देखा जाना चाहिए। क्या दोनों देशों के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, उनमें और किन बातों पर फोकस होना चाहिए एम्बेसडर अशोक सचन? हाँ। देखिए एक तो बात है जो हम दोनों देशों के बीच में एक सिपा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड जी। पार्टनरशिप जी। अग्रीमेंट, और सिपा जैसी सॉरी जो अग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच में, मेरे विचार से किसी और देश के साथ हमारी ऐसी ब्रॉड बेस्ड अग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि ये न केवल ट्रेड इन गुड्स है, ट्रेड इन सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट है, एनवायरनमेंट है, सभी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। परंतु हम देख रहे हैं शुरुआत में तो इसमें दोनों देशों के बीच में चाहे ट्रेड हो, सर्विसेज हो, गुड्स हो, इसमें थोड़ी बढ़ोतरी आई। पर मेरा ये मानना है जो ये हमारी जो रिलेशनशिप है, इट हैज नॉट जी। बीन एबल टू मीट द रीच द डिजायर्ड पोटेंशियल। अभी करीब 20-21 बिलियन डॉलर हमारी ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है, जिसमें करीब 14 बिलियन डॉलर, 14-15 हम आयात करते हैं जापान से और करीब 6 बिलियन डॉलर हम निर्यात करते हैं जापान को। तो मेरे विचार से इसमें बहुत ज्यादा और बढ़ोतरी और इजाफा हो सकता है। और इसीलिए जब पिछली बार आए थे प्रधानमंत्री किशिदा, तो मेरे विचार से बहुत सारे ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई किए गए थे जिसमें कि दोनों देश काम कर सकते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे वो मरीन प्रोडक्ट्स हो, या टी हो, या लेदर हो, या और इस प्रकार के ज्वेलरी हो, या इस प्रकार के प्रोडक्ट्स हो।
तो वो सब आइडेंटिफाई किए गए थे। मेरे विचार से थोड़ा बहुत इसमें स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी वगैरह की बात देखनी है, परंतु पोटेंशियल बहुत है, बहुत ही ज़्यादा इसमें हम काम कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट में भी आपने देखा है जो बहुत सारे ऐसे जी, क्षेत्र हैं जिसमें जापान बहुत ही काम कर रहा है। एक तो फास्ट ट्रेन शिनकानसेन जो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में है, 500 किलोमीटर से ऊपर उसका, और काफ़ी तेज़ी से उसके ऊपर काम हो रहा है। उसके बाद हमारे फ्रेट कॉरिडोर्स हैं दिल्ली मुंबई के बीच में, और बैंगलोर चेन्नई के बीच में, ऐसे बहुत सारे फ्रेट कॉरिडोर्स हैं जिसमें जापान बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व है। हमारे यहाँ पर मेट्रो रेल्स बन रहे हैं, एंड आई थिंक अबाउट करीब 6 शहरों में मेट्रो रेल्स बन रहे हैं, जिसमें कि जापान से हमको इन्वेस्टमेंट भी मिला है बहुत ही अच्छे टर्म्स पर, टेक्नोलॉजी भी मिली है बड़े अच्छे टर्म्स पर। तो इसीलिए बहुत चीज़ें हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट में। फिर मैं कहूँगा साइबर सिक्योरिटी एक नया जी, क्षेत्र बनकर उभरा है जिसमें हम दोनों देश काम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसके जी, जापान के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी तकनीक है, और क्योंकि हम अपने को एक सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री से बढ़ाकर हम इसको मैन्युफैक्चरिंग में और ज़्यादा लाना चाहते हैं। आपको मालूम है पूर्णिमा जी, आपके दर्शकों को मालूम है, जो हमारे पास करीब अभी 16-17% हमारी जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग से आता है। उसको हम बढ़ाना चाहते हैं टू अबाउट 25-26%, जिससे कि हम अपने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएँ, जॉब्स जी, जनरेट कर पाएँ। और इसीलिए हमने जो अपना प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम किया है, पीएलआई किया है, आत्मनिर्भरता किया है, ये सब जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, इसमें मेरे विचार से जापान हमारे साथ बड़ा अच्छा सहयोग कर सकता है, जिसमें कि इट विल बी अ विन विन पॉसिबिलिटी। ये बड़ा मार्केट है जो कि जापान को मिलेगा, यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। और पर्टिकुलरली पूर्णिमा जी, जो हम बात कर रहे हैं आजकल इन जी, द वेक ऑफ कोविड-19, जो एक तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस जो हुआ था, तो सप्लाई चेन की जी, रिजिलियंस के लिए, और दूसरा जो कि डीकपलिंग फ्रॉम चाइना जिसकी बात हो रही है, चाइना प्लस जी, वन जी। में, तो उसमें जापान की इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है चाइना में। और अगर उनका चाहे नया इन्वेस्टमेंट, मैं कहूँगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको वो ना भी छेड़ना चाहें, पर नया जो इन्वेस्टमेंट है, इफ दैट कैन कम टू इंडिया, आई थिंक दैट विल आल्सो बी विन विन सिचुएशन फॉर बोथ जापान एज वेल एज फॉर इंडिया। एम्बेसडर सज्जन, हाँ, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जब चीन के विकल्प के तौर पर इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो भारत किस तरह से खुद को तैयार करे कि वो एक अल्टरनेटिव बन पाए कि जो इन्वेस्टमेंट चीन से उठकर भारत आए? आपका बहुत अच्छा सवाल है पूर्णिमा जी ये, और मैं कहूँगा सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है जो हम जी, एक तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें, और आप देख रहे हैं जी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है। और ना ही केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, परंतु सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन में, जी, हेल्थ में, एजुकेशन में हम अपनी स्किल डेवलपमेंट में, और उसमें हम जापान के साथ बहुत सहयोग भी कर रहे हैं। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ फिजिकल एंड सोशल, उसको हमको आगे लेकर जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो पिछले 8-10 साल से हम इसके ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत जोर दे रहे हैं। आप देख ही रहे हैं जो कैसे करीब 30 किलोमीटर पर डे हम इंफ्रास्ट्रक्चर, हम रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, चाहे पोर्ट्स हों, टनल्स हों, सब चीज़ें हों। जी, दूसरा है पूर्णिमा जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और उसमें आपको मालूम है जो जब मोदी सरकार आई थी तो हमारा नंबर था करीब 142, और उससे बढ़कर 5 साल 6 साल में 142 से लेकर हम करीब 63 पर आ गए थे, करीब 2-3 साल पहले। तो मतलब हमने जी, बहुत ऊंची छलांग लगाई है। बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आई डोंट थिंक फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जिसमें कि इतना पोटेंशियल है, वो 63 नंबर पर आकर इट शुड बी सेटिस्फाइड। तो उसके ऊपर भी बहुत काम हो रहा है। उसके साथ साथ हमने और बहुत इनिशिएटिव्स जो लिए हैं, एक जैसे जीएसटी को लाना, जी, जो भी आपके ये टैक्सेशन प्रॉब्लम्स थे, जो भी इसमें ओपेसिटी थी,
उसको हमने पारदर्शी कर दिया है, ट्रांसपेरेंसी कर दिया है और जल्दी से ये सब जो इश्यूज हैं ये सॉर्ट आउट हो जाते हैं। उसके साथ आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये वाली जो चीजें हैं, देयर आर सो मेनी चेंजेस दैट हैव बीन मेड ऑलरेडी, परंतु उसके साथ साथ मेरे विचार से और काम भी हो रहा है और भी जो क्षेत्र हैं, जैसे अब रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी, डिसीजन मेकिंग, इन सबको जल्दी करना चाहिए जिससे कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट हैं एंड वी बिकम अ मोर अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जापान एज वेल एज अदर कंट्रीज। क्योंकि अगर हम तैयार करते हैं अपने को बाहर के निवेश के लिए, तो न केवल जापान से निवेश आएगा, यूरोप से निवेश आएगा, अमेरिका से निवेश आएगा, बिकॉज ये सभी जो देश हैं ये सभी चाइना प्लस वन या चाइना से डीकपल करने के लिए बहुत ही इच्छुक हैं। जी बिल्कुल, कोई ना कोई ऐसा एरिया हमें डेवलप करना होगा जहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, जहाँ आपने जिस तरह कहा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ना हो, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस अच्छी हो, जिससे कि जो विदेशी निवेश है वो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आए। अब हम बात कर लेते हैं सर डिफेंस और सिक्योरिटी की। तो 2015 में डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट हुआ था जापान और भारत के बीच में। तो अगर हम बात करते हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी की, तो दोनों देशों के बीच में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, स्पेशली अगर हम बात करें क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए? जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखिए, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज मैं ये कहूँगा, जो इफ आई कैन जस्ट डाइग्रेस फॉर वन मोमेंट, जी जब हम क्वाड की जी बात कर रहे थे शुरुआत में, तो जब जी पहला समिट भी हुआ था, तो उसमें 3 इश्यूज आइडेंटिफाई हुए थे। एक था क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो कि 4 देश, क्वाड के जी जो 4 साझेदार देश हैं, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। क्रिटिकल और इमर्जिंग जी टेक्नोलॉजीज में, क्योंकि मेरे विचार से न केवल भारत ने, न केवल जापान ने, अमेरिका ने और पूरी दुनिया ने ये समझ लिया है, जो फ्यूचर इज गोइंग टू बी डिटर्मिन्ड बाय टेक्नोलॉजी। जिसके पास क्रिटिकल इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज होंगी, जो नई है, सेमीकंडक्टर है, चिप्स है, एआई है, रोबोटिक्स है, वगैरह वगैरह, वही आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए आपने देखा है, जो अमेरिका से भी अभी जो उनके कॉमर्स सेक्रेटरी आई थी, और उन्होंने एक जी एग्रीमेंट साइन किया पीयूष गोयल के साथ, और उन्होंने कहा वी वांट टू मेक इंडिया टू बी अ मेजर टेक्नोलॉजिकल पावर गोइंग फॉरवर्ड। तो ये अब केवल अमेरिका का नहीं है, जापान का भी यही है। जो भारत के साथ, भारत में मैन पावर कितनी है, ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं हमारे पास, यंग पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, डेमोग्राफिक एडवांटेज हमारे पास है, और उनके साथ, जापान के साथ वी आर वर्किंग टुगेदर, जिससे कि हम अपने युवा वर्ग को, उनको स्किल डेवलपमेंट कराएं, उनको शिक्षित कराएं। एंड दीज पीपल, ये जापान भी जा सकते हैं, बिकॉज एज फार एज जी जापान इज कंसर्न, इट्स एन एजिंग सोसाइटी। वहाँ पर जो मीडियन एज है वो काफ़ी ज़्यादा है। भारत की अगर 24, 25, 26 साल है हमारी मीडियन एज, तो जी जापान में इट इज़ 40 ईयर्स प्लस। तो वहाँ पर सोसाइटी जो है वो बड़ी ग्रेइंग सोसाइटी है। तो उनके साथ इट इज़ अ विन विन प्रोपोजिशन। यहाँ पर का जो ह्यूमन रिसोर्स है, और वही आपने देखा होगा अभी जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए थे एल्बनी से, वो भी कह जी रहे थे द टैलेंट एंड द जीनियस अवेलेबल इन इंडिया, उन सबको ज़रूरत है, बिकॉज ऑल दीज कंट्रीज, ये सभी उनका जो मीडियन एज है वो आगे बढ़ती जा रही है। तो क्रिटिकल इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज में मैं क्वाड की बात कर रहा था, उसमें जो 3 एरियाज थे, जी एक क्लाइमेट चेंज आया था, एक क्रिटिकल इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज, और तीसरा कोविड-19 के वैक्सीन। परंतु अब तो जी अगर हम बात करें, तो क्वाड का जो दायरा है, जो एरिया ऑफ फोकस एंड इंटरेस्ट, वो बहुत ही बढ़ गया है। बट कमिंग बैक टू बायलैटरल इश्यूज, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जी जो टेक्नोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, particularly also in the area of defense. देखिए, पहले भारत काफ़ी हद तक इट वाज डिपेंडेंट ऑन सोवियत यूनियन और रशियन फेडरेशन। जब जी सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद रूस के ऊपर हम काफ़ी निर्भर रहे। परंतु अब पिछले कुछ सालों से हमने डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर दिया है,
और भी बहुत देश हैं, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, इज़राइल है और जापान है, जिससे हम डिफेंस इक्विपमेंट है वो इंपोर्ट करना हमने शुरू कर दिया है। परंतु अब हम नहीं चाहते that it should be only a buyer-seller relationship. It should also be a joint production, joint design. सभी कुछ हम साझादारी से करना चाहते हैं, जिससे कि यहाँ पर अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, then we should be able to export to other countries also. और वो आपने देखा है पूर्णिमा जी, हमने शुरू कर दिया है। हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस सप्लाई कर रहे हैं, हमने आर्मीनिया को करीब 200-250 मिलियन डॉलर का ऑर्डर हो गया है। इवन इन द मिडिल ईस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लाइंग आवर डिफेंस इक्विपमेंट। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली भारत एक निर्यात तो हो रहा है हमारे यहाँ, परंतु हमारे यहाँ अपना प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रहा है, और जो हमारा अपना निर्यात है वो भी यहाँ से और ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारा आयात हो रहा है, वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, परंतु अब हम एक्सपोर्ट्स में भी अपना प्रेजेंस रजिस्टर कर रहे हैं। जी, तो अगर हम सेक्टर्स की बात करें ट्रेड में, तो कौन-कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, सेक्टर्स हैं जहाँ भारत जापान को एक्सपोर्ट कर सकता है? देखिए, मेरे विचार से एक्सपोर्ट्स पर हमें ऐसे पूरा ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरे विचार से देखना चाहिए कहाँ जी, पर हमारी साझेदारी हो सकती है। वेयर इज इट दैट वी जी, कैन कोऑपरेट, वेयर इज इट वी कैन कोलैबोरेट। और मेरे विचार से जब प्रधानमंत्री किशिदा पिछली बारी आए थे, पिछले साल मार्च में, पूरा 1 साल हो गया है, जी, 19-20 तारीख 2022 में हमारा 14वां ये हुआ था, समिट हुआ था। तो उसमें ब्लू इकोनॉमी वाज आइडेंटिफाइड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन, जिसमें हम दोनों देश बड़ी अच्छी तरीके से सहयोग कर सकते हैं। और जी, ये मैं समझता हूँ एक नया एरिया है। अभी तो मैंने आपको कुछ जो क्षेत्र गिनाए थे, चाहे टेक्सटाइल, लेदर, डायमंड्स, जी, ज्वेलरी वगैरह, इस प्रकार के जो हैं, दे आर लेबर इंटेंसिव एरियाज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। परंतु ये जो मैं बता रहा हूँ, चाहे स्पेस हो, ब्लू इकोनॉमी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, ये सब एरियाज नए एरियाज हैं। और इसमें मेरे विचार जी, से दोनों देशों में दे हैव कैपेबिलिटीज, दे हैव कैपेसिटी, दे हैव स्ट्रेंथ। और दोनों अगर इसमें कोलैबोरेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो दोनों, न केवल दोनों देशों का फायदा होगा, परंतु मेरे विचार से इस क्षेत्र का भी, रीजन का भी फायदा होने वाला है। एक और चीज अगर मैं इजाजत दें तो मैं जी, कहूँ, और उसमें बिल्कुल वो सर। ये है, अगर बायलैटरल एरियाज में जो, जिसको मैं बहुत ही अहम समझता हूँ, वो है जो जापान हमारी सहायता कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ जी, के कनेक्टिविटी को डेवलप करने के लिए, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पर हॉर्टिकल्चर के लिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरे विचार से ये एक मैसेज है पूर्णिमा जी, it is not जी, only a message in terms of economic cooperation, आर्थिक सहयोग की केवल बात नहीं है, it is also a very important political and diplomatic message। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश, 93,000 स्क्वायर किलोमीटर्स जो अरुणाचल प्रदेश का है, चीन उसको अपने दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है। बट अगर जापान वहां पर आता है हमारी सहायता करने के लिए, जी, तो इसका मतलब है जापान इज अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर विच बिलीव्स जो ये सारा जो क्षेत्र है, ये भारत की टेरिटरी है, भारत का एरिया है। जैसे आपने सुना है अभी पिछले कुछ दिनों में एक प्रपोजल गया है यूएस कांग्रेस में भी, जो उन्होंने कहा है ये मैकमोहन लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो वही बाय इट्स वेरी प्रेजेंस, जापान क्योंकि वहां पर फिजिकली प्रेजेंट है और काम कर रहा है, दैट मीन्स इट सपोर्ट्स इंडियाज पोजीशन एंड स्टैंड दैट अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है। तो एक वो चीज हुई। और दूसरी बात, जो भारत और जापान और देशों में बड़ा अच्छा सहयोग कर सकते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो
श्रीलंका हो, चाहे वो ईस्टर्न अफ्रीका के देश हों, जहाँ पर देखिए चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पर इतना ज़्यादा हावी हो रहा है और अनसस्टेनेबल एंड अनवायबल लोन्स हो रहे हैं, जिसमें डेट इन देशों के बढ़ रहे हैं। हमने देखा है जो श्रीलंका में क्या हाल हुआ जब चीन का इतना ज़्यादा वहाँ पर वो डेट के नीचे आया, ऋण के नीचे वो दब गए। पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है। तो इसीलिए हम भारत और जापान मिलकर और देशों में काम कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे सकते हैं जो कि उनको चाहिए, और हमारे जो वहाँ पर असिस्टेंस होगा, एड होगा, सपोर्ट होगा, दैट विल बी ऑन वेरी फेयर टर्म्स। वो इनको कर्ज के नीचे डुबो नहीं देगा। तो इसीलिए ये भी हम काम कर सकते हैं जो कि बायलैटरली भी है, परंतु पूरे रीजन के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। जी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जापान और भारत के बीच अपार संभावनाएँ हैं, और अगर हम हेल्थ केयर और एजुकेशन की बात करें, तो दोनों देशों की साझेदारी किस स्तर तक जा सकती है? स्किल लेबर माइग्रेशन की आपने बात की कि किस तरह से प्रोफेशनल्स जो हैं हमारे ट्रेन्ड होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, वो जाकर विदेशों में काम कर सकते हैं, जापान में संभावनाएँ देख सकते हैं। तो अब अगर हम एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें, तो दोनों देशों के बीच में क्या पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती हैं? जी, बिल्कुल आपने ये दोनों बहुत ही अच्छे क्षेत्र हैं, एजुकेशन भी, हेल्थ भी। हमने देखा है हेल्थ में कैसे भारत ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जब कोविड-19 पैंडेमिक आया, शुरू शुरू में ही हमने एक तो एस्ट्राज़ेनेका का यहाँ पर हमने कोविशील्ड के नाम से उसको मैन्युफैक्चर किया। हालाँकि उसके आईपीआर्स हमारे पास नहीं थे, परंतु कोवैक्सीन हमने अपने यहाँ पर डेवलप किया, इज़ाद किया, इन्वेंट किया और उसको प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चर किया। और अब देखिए 2 ढाई साल बाद ये बिल्कुल सामने आ गया है, जो चाहे एस्ट्राज़ेनेका के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत रहे हों, फाइज़र के बहुत रहे हों, मॉडर्ना के बहुत रहे हों, परंतु कोवैक्सीन के बारे में किसी ने नहीं कहा है जो कोई बहुत ही घातक साइड इफ़ेक्ट्स आए हों। तो आई थिंक इंडिया हैज़ प्रूव्ड इटसेल्फ, जो हमारी कितनी अच्छी वो है रिसर्च और कैपेबिलिटीज़ हैं इस क्षेत्र में। और केवल कोवैक्सीन तक हम सीमित नहीं रहे, हमने और भी बहुत सारे वैक्सीन्स नए इन्वेंट किए हैं जो जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई थिंक हेल्थ केयर में दोनों देश मिलकर फार्मास्यूटिकल के एरियाज में कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। इंडिया इज टुडे द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इट्स द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो कैसे हम दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं अपने दोनों के फायदे के लिए। आपको याद होगा जो मैंने अभी क्वाड के बारे में कहा था, जो कोविड-19 का जो वैक्सीन्स है, उसमें हमने ये डिसाइड किया था दैट देयर बी 2 बिलियन वैक्सीन्स दैट आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया। भारत उनका निर्माण जी, करेगा। उसमें हमको टेक्नोलॉजी और जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो जापान से आएगा और अमेरिका से आएगा, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर हो गया उसमें। तो इसमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है जो कैसे हम सहयोग कर सकते हैं जापान के साथ। दूसरी बात आपने एजुकेशन की कही, तो एजुकेशन में एक तो हम यकीनन स्किल डेवलपमेंट में दोनों देश काम कर सकते हैं और काम कर रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है 2020 में, उसमें बहुत जी, संभावनाएं हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि उसमें हमने ये भी परमिट कर दिया है जो कुछ कोर्स आप यहाँ पर भारत में कर सकते हैं और कुछ कोर्स आप बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में जाकर कर सकते हैं। दूसरा हमने जो परमिट किया है उसमें, दैट फॉरेन यूनिवर्सिटीज कैन कम एंड एस्टैब्लिश देयर कैंपसेस इन इंडिया। आपने देखा होगा जी, अभी जब ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री अल्बनीज़े आए थे, तो उन्होंने कहा, जो उन्होंने गांधीनगर में डीकन यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया है, दैट इज द फर्स्ट फॉरेन जी, यूनिवर्सिटी दैट इज बीइंग इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो ऐसे ही मेरे विचार से जापानीज यूनिवर्सिटीज कैन ऑल्सो कम हियर, यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, स्टूडेंट्स यहाँ कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, कुछ कोर्सेज जापानीज यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं।
यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जापानीज़ लैंग्वेज को सीखा जा रहा है और ये भी मेरे विचार से एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोनों के एजुकेशन में दोनों देश साझेदारी कर सकते हैं और इससे पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बहुत अच्छा होगा। दोनों देशों के बारे में, लोगों के बारे में एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के साथ हम क्या काम कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इसको इम्पल्स और मोटिवेशन मिलेगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया एम्बेसडर अशोक सजनहर, आपने तमाम मुद्दों पर चर्चा की, हेल्थ, एजुकेशन, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, डिफेंस, सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आपने बात की, आपने ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे बात की और तमाम मुद्दों पर आपने विस्तार से बताया कि किस तरह से भारत और जापान के रिश्ते जो हैं वो समय के साथ मजबूत हुए और किस दिशा में जा रहे हैं और कैसे और मजबूत हो सकते हैं। आपकी कंक्लूडिंग कमेंट इंडिया और जापान के रिलेशंस पर? देखिए, मेरा कंक्लूडिंग कमेंट होगा स्काई इज़ द लिमिट। अभी हमने काफ़ी अच्छा वो किया है सामरिक स्तर पर और पॉलिटिकल स्तर पर, परंतु इसको अगर इफ़ यू हैव टू पुट मोर सब्सटेंस टू इट, तो ट्रेड, इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, इसमें हमको देखना जी। होगा जो कैसे हम दोनों देशों में क्या काम कर सकते हैं और साथ-साथ क्या हम काम कर सकते हैं। और मेरे विचार से ये दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। तो इसीलिए हमारे जो चाहे पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं या हमारे बिज़नेसमैन हैं, जो अपना सीईओ फोरम बना है उसको ध्यान देना चाहिए। और अब मेरे ख्याल से अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छी है क्योंकि भारत अब एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है पूरी दुनिया में। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड या एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट डेकेड हम बन जाएंगे। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। सो आई थिंक अगर जापान की कंपनी यहाँ पर आएंगी तो उनको मार्केट बड़ा अच्छा मिलेगा। हम देखते हैं जो सबसे पहले जो जापानीज कंपनी आई थी सुजुकी, उसको कितना ज़्यादा न केवल भारत भारत का मार्केट मिला है, बाजार मिला है, परंतु और देशों में भारत के द्वारा जाने का उसको एक बड़ा अच्छा सुअवसर मिला है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ फोकस हमारा हालांकि रीजनल ग्लोबल इश्यूज सिक्योरिटी पर होना चाहिए, इंडो पैसिफिक पर होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा यहाँ पर आएंगे, कल वो सप्रू हाउस लेक्चर देने वाले हैं जिसमें वो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक फॉर पीस वो उसका टाइटल रहेगा। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी मेजर वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो उसके ऊपर तो बातचीत यकीनन होगी, ज़रूर होगी। कैसे हम G7 और G20 में कैसे हम सिनर्जी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वो भी बात होगी। परंतु और सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेरे विचार से बायलैटरल ट्रेड, इकोनॉमिक और साइंस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और ये सब मुद्दे हैं जिसके ऊपर मेरे विचार से पूरी तरीके से ध्यान दिया जाएगा दोनों तरफ से, दोनों लीडर्स से। बहुत-बहुत शुक्रिया एम्बेसडर अशोक सजनहार विस्तार से चर्चा करने के लिए भारत और जापान के संबंधों पर। धन्यवाद। ऑलवेज अ प्लेजर।